तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि हर्षवर्धन के प्रशासन व्यवस्था का वर्णन करें या फिर विवरण दें। क्वेश्चन कुछ भी रहे ना, एग्जाम हॉल में आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन कुछ भी रहे हर्षवर्धन के बारे में, मतलब प्रशासनिक व्यवस्था को पूछे। ठीक है, क्वेश्चन घुमा सकता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करें या उसके प्रशासन में प्रशासन की खूबियों को लिखे। इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको दिखे कि प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासन व्यवस्था का वर्णन करें तो आप इसी आंसर को लिखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में वही देखेंगे कि इस आंसर को कैसे लिखना है। और इस वीडियो में हम आपको इतने सिंपली आंसर समझाएंगे ना कि एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। और एक बार ये क्वेश्चन आप पढ़ लिए ना तो ये क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में आने ही आने वाला है और ये आपसे छूटेगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना वीबीयू का सेमेस्टर 2, इसका सेशन 2023 से 27 है। और अगर हिस्ट्री है आपका मेजर पेपर, मेजर 2 का सिलेबस है, ये मेजर 2 का क्वेश्चन है ये। तो अगर ये क्वेश्चन आप नहीं पढ़े हैं ना तो एग्जाम में आपका छूटेगा ही। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम में रामबाण साबित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे डील करना है, कैसे लिखना है। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा उसका परिचय लिखेंगे। ठीक है, जब भी किसी के बारे में कुछ पूछा जाए ना कि उसका लोक प्रशासन या फिर विजय, तो पहले हम लोग उसका थोड़ा सा परिचय लिखेंगे ताकि मालूम हो कि वो किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और वो कौन था। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग पहले हर्षवर्धन का थोड़ा सा परिचय लिखेंगे कि हर्षवर्धन कौन था। तो हर्षवर्धन का परिचय लिख के डैश लगाएंगे। लिखेंगे कि हर्षवर्धन को भारत के आखिरी महान राजाओं में से एक माना जाता है। ये प्रभाकर वर्धन के दूसरे पुत्र थे। अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात केवल 16 साल की उम्र में राजा बने। सॉरी, राज्य लिख दिए हम वहाँ पे, आप राजा कर लीजिएगा, वो थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया, आप अपने कॉपी में इसको सुधार लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं कि हर्षवर्धन जो है वो मात्र 16 साल की उम्र में राजा बने थे। ठीक है, ये प्रभाकर वर्धन के दूसरे पुत्र थे। पहले पुत्र प्रभाकर वर्धन के कौन थे? वो थे राज्यवर्धन, जिनको राजगद्दी सौंपा गया था, लेकिन बंगाल के शशांक जो थे, बंगाल के शासक जो थे शशांक, उन्होंने राज्यवर्धन को एक युद्ध में मार दिया था। उसके बाद मात्र 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन को राजा बनाया गया था। ठीक है, और इतने कम उम्र में राजा बनने के बाद भी एक ये महान राजा बने। आगे देखते हैं कि इन्होंने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया। जब हर्षवर्धन का शासन अपने चरमोत्कर्षण पर था, तब उत्तरी पश्चिमी भारत का अधिकांश भाग उसके राज्य के अंतर्गत आता था। उसका राज्य पूर्व में कामरूप तक तथा दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला था। इसकी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। तो बेसिकली ये पूरे पैराग्राफ का ऐसा मतलब निकल के आता है कि हर्षवर्धन जो है वो भारत के महान राजाओं में से एक थे। ये बहुत कम उम्र में राजा बन गए थे, मात्र 16 साल की उम्र में राजा बन गए थे जब इनके बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई थी। बंगाल के शासक जो थे एक शशांक, उन्होंने अपने युद्ध में राज्यवर्धन को परास्त करने के बाद उनका वध कर दिए। और उसके बाद मात्र 16 साल की उम्र में जो है हर्षवर्धन ने गद्दी संभाला और इतना महान शासक बना कि आज हम लोग को उसके बारे में पढ़ना पड़ रहा है। इनका जो शासन काल था वो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक था। और हर्षवर्धन का जब ये था ना, जब शासन अपने चरमोत्कर्षण पर, मतलब सबसे पीक पर था, सबसे हाईएस्ट पे था, जब चारों तरफ इसका वाहवाही हो रहा था, तब तक है ना अपने क्षेत्र का काफ़ी विस्तार ये कर चुके थे। जो उत्तर पश्चिम भारत का अधिकांश भाग जो है वो इन्हीं के अंतर्गत आता था। और इसका जो राज्य क्षेत्र था वो पूरब के कामरूप से दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। ठीक है, और इसका जो राजधानी था वो कन्नौज हुआ करता था, जो कि अभी उत्तर प्रदेश है। तो ये कुछ जानकारी हो गया हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन का ये परिचय हो गया। अब लिखेंगे उसका प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था इसके बारे में, जो कि क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है। तो हेडलाइन बनाएंगे कि प्रशासनिक व्यवस्था, और आगे लिखेंगे कि हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत मजबूत, कुशल तथा संगठित व्यवस्था के रूप में देखा जाता था, जिसकी मुख्य रूप से केंद्रीय, जिसको सेंट्रल, एवं प्रांतीय मतलब स्टेट प्रशासन व्यवस्था भारतीय प्रशासनिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्योंकि जो प्रशासन व्यवस्था हर्षवर्धन के काल में था ना, वो बहुत संगठित व्यवस्था था, एकदम कुशल व्यवस्था था वो। जो अभी के हम लोग का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें भी देखा जाता है, जैसे उसका केंद्रीय था, कभी हमारा भी केंद्रीय होता है, फिर स्टेट होता है, इसी टाइप से वो भी बटा हुआ था। ठीक है, आगे है कि गुप्त काल पर आधारित इसकी प्रशासनिक व्यवस्था में हर्षवर्धन ने बहुत सारे कड़ियों को जोड़ा था। हर्षवर्धन की प्रशासन व्यवस्था का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। ये जो हर्षवर्धन का जो प्रशासन व्यवस्था था, प्रशासनिक व्यवस्था, वो गुप्त काल से प्रेरित था, गुप्त काल से लिया गया था। उसमें कुछ फेर बदल करके ये अपना प्रशासन व्यवस्था बनाया था। ठीक है, लेकिन अगर ओरिजिन देखा जाए तो उसका ओरिजिन कहाँ से था? वो गुप्त काल से ही था। अब इसके प्रशासन व्यवस्था में क्या क्या खूबियाँ थी इसको हम लोग एक एक कर करके वन बाय वन देखेंगे
और इसको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके प्रशासन का पहला चीज़ था कि हर्षवर्धन ने प्रशासन व्यवस्था को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा था, ठीक है। हर्षवर्धन जो था अपने प्रशासन व्यवस्था को दो भाग में बांट दिया था, एक केंद्रीय प्रशासन और दूसरा प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय वही जो सेंट्रल अभी हमारे में भी है, और प्रांतीय जैसे स्टेट जो हमारा अभी भी है, ठीक है। तो ये समझने में आपको तो बहुत आसानी होना चाहिए, क्योंकि अभी भी सेम है, केंद्र और राज्य इसी प्रकार से बटा हुआ था उस टाइम भी। तो हम लोग पहले जानेंगे केंद्रीय प्रशासन के बारे में। केंद्रीय प्रशासन में सबसे पहले होता था राजा। तो सबसे पहला नंबर देंगे, लिखेंगे राजा और डैश लगाएंगे कि राजा केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी और अंतिम निर्णयकर्ता होते थे। अपनी प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता देते थे। राजा का तुलना देवताओं से किया जाता था। मंत्रियों की नियुक्ति, सेना का नेतृत्व, कोई घोषणा अथवा अन्य आदि, ये सभी राजा के कार्य होते थे। तो ये जो केंद्रीय प्रशासन था ना, उसमें सबसे मेन आदमी, सबसे मुख्य अधिकारी जो होता था, वो उसको राजा कहते थे। उसका काम क्या होता था? अंतिम निर्णय करता, लास्ट जो फैसला है वो उसी का होगा। जैसे क्रिकेट में होता है ना अंपायर, कि अंपायर्स डिसीजन विल बी द लास्ट डिसीजन, तो वैसे ही उसका जो डिसीजन था वो सबसे आखिरी, मतलब कि वो मानना ही मानना है। और ये जो थे वो राज्य के कल्याण के बारे में ज़्यादा सोचते थे, अपनी प्रजा के कल्याण के तरफ ज़्यादा कार्य करते थे। और इनका तुलना जो है वो देवताओं से किया जाता था, कि वे देवता के बराबर होते थे, इनको जो सम्मान मिलता था देवता के बराबर मिलता था। इनका काम होता था मंत्रियों की नियुक्ति करना, सेना का नेतृत्व करना, या कोई भी घोषणा जो राज्य में होता था वो सभी राजा के अंदर आता था। और कोई भी न्याय व्यवस्था जो भी है, न्याय का कोई भी काम या फिर किसी को न्याय देना, ये सभी राजा के अंडर आता था। अब दूसरा है मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल। तो इनका कार्य क्या होता था? इनका कार्य राजा को किसी भी प्रकार के फैसले को लेने में सहायता प्रदान करना होता था। राजा को सलाह देते थे। मंत्रियों को सचिव या आमत्य कहा जाता था। तो दूसरा जो था, पहला राजा और दूसरा मंत्रिमंडल। तो दूसरा जो मंत्रिमंडल है, उनका कार्य क्या होता था कि राजा कोई भी फैसला ले रहा है तो उसको सहायता देगा, कि कैसे क्या चीज़ सही है क्या गलत है, ये उसको सोचने में मदद करते थे, या फिर उसका सलाह देते थे कि क्या उचित है क्या अनुचित है। ये सब बताते थे कौन? मंत्रिपरिषद के लोग या मंत्रिमंडल। और उनको, मंत्रिमंडल के सदस्य को सचिव या आमत्य कहा जाता था, ठीक है। अब हर्षवर्धन के प्रशासनिक व्यवस्था के खूबियों में तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि राजस्व विभाग। राजस्व विभाग वो होता है जो टैक्स कलेक्ट करता है, ठीक है। तो अब हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे कि उसमें क्या खूबी था। तो लिखेंगे राजस्व विभाग और डैश लगाएंगे। लिखेंगे इतिहासकारों के द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर हर्षवर्धन द्वारा तीन प्रकार के कर लिए जाते थे, मतलब कि टैक्स लिए जाते थे। जिसमें से पहला होता था भूमि कर, दूसरा नगद कर और तीसरा धार्मिक कर। तो जो भूमि कर होता था ना, वो भूमि के उपज का, मतलब कि उस जमीन में जितना उपज होता था उसका 1/6 भाग राजा को देना पड़ता था, भूमि कर के रूप में, भूमि टैक्स के रूप में। दूसरा होता था नगद कर। ये जो था वो व्यापारियों से लिया जाता था। उनके राज्य क्षेत्र में जितने भी व्यापारी व्यापार करते थे, उनसे ये कर, टैक्स लिया जाता था, ठीक है। अब तीसरा था धार्मिक कर, या फिर इसको बलि कर भी कहा जाता है। जैसे नगद कर को हिरण्य कर भी कहा जाता है, वैसे ही धार्मिक कर को बलि कर भी कहा जाता है। तो धार्मिक कर बलि कर के नाम से भी जाना जाता था, और इसे धार्मिक लोगों पर लगाया जाता था। जो धार्मिक लोग होते थे ना, पूजा पाठ करने वाले, तो उनसे ये टैक्स लिया जाता था। तीन हम लोग देख लिए। अब चौथा है इसका न्याय विभाग। इसका न्याय विभाग कैसे कार्य करता था ये देखेंगे। हर्षवर्धन के काल में दंड के नियम बहुत कठोर हुआ करता था। विभिन्न अपराध के लिए अलग अलग दंड का प्रचलन था, जिसमें राजद्रोह को बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। राजद्रोह के अपराधी को आजीवन कारावास, सामाजिक अपराध में अंग भंग या देश निकाला, तथा गंभीर अपराध में मृत्यु की सजा दी जाती थी। यही कारण था कि इसके राज्य क्षेत्र में बहुत कम अपराध होता था। तो क्या हर्षवर्धन के काल में जो है ना, दंड का नियम बहुत कठोर हुआ करता था। यहाँ पे जो अलग अलग अपराध करते थे उसको अलग अलग प्रकार से दंड भी दिया जाता था। जैसे कि यहाँ पे राजद्रोह को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था, ठीक है। और आजीवन कारावास का सजा सुनाया जाता था, कि पूरे जिंदगी भर जेल में ही रहना पड़ेगा, जिसको उम्र कैद बोलते हैं ना, वही। और अगर कोई सामाजिक अपराध किया है तो अंग भंग, मतलब कि उसका शरीर का कोई पार्ट ऐसे काट दिया जाता था, शरीर का भाग उसका, कोई कोई जैसे उंगली काट दिया, कान काट दिया, तो ऐसे अलग अलग अपराध में अलग अलग शरीर का भाग है वो काट दिया जाता था, या फिर देश निकाला, अपने राज्य से निकाल दिया जाता था, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा गंभीर अपराध किया है ना, तभी मृत्यु का सज़ा दिया जाता था, नहीं तो मृत्यु का सज़ा बहुत कम दिया जाता था। और यही रीज़न है, यही वजह है जिसके कारण से हर्षवर्धन के काल में बहुत कम अपराध हुआ करता था। और जाहिर सा बात है कि जब सज़ा बहुत कठोर दिया जाए ना, तो अपराधी अपने डर जाता है कि हम ये अपराध करेंगे तो हमको बहुत कठोर सज़ा मिलेगा। तो ऐसे अपराध बहुत हद तक नियंत्रित होता है, ठीक है। अब इसके प्रशासनिक विभाग में पाँचवां सैन्य विभाग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कि हर्षवर्धन की कुशल प्रशासन व्यवस्था का एक मुख्य कारक इसका सैन्य विभाग भी था, क्योंकि इसके पास एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी, ठीक है। जिसमें लगभग 60,000 हाथी तथा 1 लाख घोड़े के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में पैदल चलने वाले सैनिक भी शामिल थे।
तो देखिए, किसी भी राज्य को अगर शक्तिशाली बनाना है ना, तो उसका सैनिक व्यवस्था जो है या फिर सैन्य शक्ति, तो उसको है ना बढ़ा दीजिए। दूसरा देश आक्रमण करने से पहले 10 बार उसमें सोचेगा, और उसका जो अंदर का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी अच्छे से कार्य करेगा, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का। तो यही स्थिति था हर्षवर्धन के साथ भी, कि उसका जो सैन्य विभाग था वो बहुत बड़ा था। इसमें लगभग 60,000 हाथी तथा 1 लाख घोड़ा हुआ करता था। अब सोच लीजिए कि 60,000 हाथी है और घोड़ा का संख्या 1 लाख है, तो उसमें पैदल सैनिक कितने होंगे। तो यही वजह था कि हर्षवर्धन का प्रशासन जो है एक बहुत मजबूत प्रशासन बन के सामने आता था। ठीक है, अब हर्षवर्धन के प्रशासन को एक सफल और एक कारगर प्रशासनिक व्यवस्था बनाने में ना, उसका कुछ जो सार्वजनिक कार्य था वो भी बहुत मददगार साबित हुआ। अब इसमें 6 हेडिंग बनाएंगे कि सार्वजनिक कार्य। हर्षवर्धन के द्वारा कुछ सार्वजनिक कार्य भी किए गए थे या बार बार किए जाते थे उस काल में, जो कुछ इस प्रकार हैं कि हर्षवर्धन के द्वारा यात्रियों के लिए बहुत सारी धर्मशालाओं का निर्माण कराया गया था। प्रजा कल्याण के लिए तालाबों, विद्यालयों, चिकित्सालयों आदि का निर्माण कराया। साथ ही अनेक धार्मिक संस्थाओं का भी निर्माण हर्षवर्धन के द्वारा अपनी प्रजा के लिए करवाया गया। तो हर्षवर्धन जो है ना, वो प्रजा के कल्याण के बारे में बहुत सोचते थे। इसलिए उनके शासनकाल में आने वाले यात्रियों के लिए उन्होंने बहुत सारे धर्मशाला बनवाया था। अपने प्रजा के लिए तालाब, विद्यालय, हॉस्पिटल, ये सब अपने प्रजा के कल्याण के लिए बनाया। साथ ही धार्मिक स्थल का भी बहुत ज़्यादा वो निर्माण करवाए थे। शुरू में जो लिखे थे ना हम लोग हर्षवर्धन के परिचय में, कि इनका जो तुलना है वो देवताओं से किया जाता था, तो यही सब रीज़न था जिसके वजह से इनका तुलना देवताओं से किया जाता था, कि ये अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और प्रजा के बारे में बहुत सोचते थे। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे केंद्रीय प्रशासन। अब पढ़ेंगे प्रांतीय प्रशासन, कि प्रांतीय प्रशासन में क्या क्या खास था। तो प्रांतीय प्रशासन का हेडिंग बना के लिखेंगे कि प्रांतीय प्रशासन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया था। थोड़ा सा यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे बांटा गया था लिखना था, बात गया था लिखा गया है, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। तो इसको 3 भागों में बांटा गया था। प्रांतीय प्रशासन जो है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया था। पहला था प्रांत, जिसको भुक्ति कहा जाता था। तो भुक्ति क्या होता था, इसको देखते हैं कि हर्षवर्धन ने अपने राज्य को कई प्रांतों में बांट दिया था, जिन्हें भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति प्रांत के प्रधान को उपरीक कहा जाता था, तथा इसका कार्य राजा के आदेशों का पालन करना और टैक्स संग्रहण करना होता था। तो जो हर्षवर्धन थे ना, वो अपने राज्य को कई प्रांत में बांट दिए थे, छोटे छोटे प्रांत, जैसे अभी हमारा स्टेट है ना वैसे ही बांट दिए थे। जैसे पूरा भारत हो गया, उसके बाद स्टेट बटा हुआ है, फिर कैसे बटा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट बटा हुआ है, फिर विलेजेस में बटा हुआ है, अलग अलग गाँव में बटा हुआ है। तो उसी प्रकार से ये भी बांटे थे। तो पहला प्रांत है। तो हर्षवर्धन क्या किए थे, अपने राज्य को कई प्रांतों में बांट दिए थे, जिसको भुक्ति कहा जाता था। और जो भुक्ति मतलब कि प्रांत का प्रधान होता था, ऊपर उसको उपरीक कहा जाता था। और उसका काम होता था कि राजा के आदेशों का पालन करवाना और टैक्स का संग्रहण करना। जो जिला के लोग थे, सॉरी, प्रांत के जो लोग हुआ करते थे, उनसे टैक्स कलेक्ट करके राजा तक पहुंचाना। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन दूसरा टूटा था जिला में, जिसको विषय कहते थे। तो इसमें लिखेंगे कि प्रांतों को भी कई छोटे छोटे जिलों में तोड़ा गया था, जिसे विषय कहा जाता था। विषय का प्रमुख अधिकारी को विषयपति यानी कि विषय का प्रधान कहा जाता था। इसका कार्य अपने विषय में कानून व्यवस्था को पालन कराना तथा कर संग्रहण करना होता था। तो जो जिला है, जैसे अभी हमारा जिला होता है ना, वैसे ही उस टाइम भी जिला था। जो प्रांत था उसको भी जिला में तोड़ा गया था, और उसके अधिकारी को विषयपति, जैसे अभी डीसी होते हैं ना, जिला के प्रमुख, जिला अधिकारी, तो वैसे ही जो उस समय के अधिकारी होते थे, जिला अधिकारी, उनको विषयपति कहा जाता था। उनका काम होता था कानून व्यवस्था को पालन करवाना तथा टैक्स को कलेक्ट करना। ठीक है, जो अभी हमारे डीसी सर करते हैं, सेम काम उस टाइम विषयपति का हुआ करता था। अब ये मत समझ लीजिएगा कि डीसी का काम सिर्फ इतना ही होता है, उसके ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक है, प्रांत को तीसरा तोड़ा गया था ग्राम या फिर गांव में। तो इसको लिखेंगे कि विषयों को, मतलब कि जो जिला था उसको भी अनेक छोटे छोटे गांव में तोड़ा गया, जिसे ग्राम कहा जाता था। ग्राम का मुख्य अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। इसका मुख्य कार्य ग्रामीणों के विवादों का समाधान करना और कृषकों से कर लेकर अधिकारियों को सुपुर्द करना होता था। ठीक है, तो जो ग्राम के मुख्य अधिकारी होते थे ना, जैसे कि सबसे पहले था क्या, प्रांत। फिर प्रांत को तोड़ा गया जिला में। अब जिला को भी तोड़ा गया किसमें, गांव में, ग्राम में। और इसके मुख्य अधिकारी को ग्रामिक कहते थे। और जो इसका काम था वो था ग्रामीणों के विवाद को सुलझाना, और उनसे, मतलब कि ग्राम के जो किसान थे, गांव के किसान, उनसे टैक्स लेकर के बड़े अधिकारियों तक पहुंचाना। मतलब कि इनका काम था विषय, मतलब जिला के अधिकारी को पहुंचाना, फिर उसका काम होता था प्रांत के अधिकारी को पहुंचाना। तो इस प्रकार से ये 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, पहला प्रांत, दूसरा जिला और तीसरा ग्राम, 3 भागों में ये बटा हुआ था। तो ये सारा रीजन था हर्षवर्धन के प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का। ठीक है, उसका बेस बहुत मजबूत था, उसका जड़ जो है वो नींव बहुत अंदर तक गया हुआ था, मतलब बहुत
कठोर प्रशासन व्यवस्था था या फिर बहुत सफल प्रशासन व्यवस्था था। तो अब लास्ट है इसका निष्कर्ष। तो निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जरूरी नहीं कि आप यही लिखें, आप अपने मन से भी निष्कर्ष लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको आपको बता देते हैं एक बार कि हम क्या लिखे हैं। कि हर्षवर्धन का प्रशासन व्यवस्था बहुत कुशल तथा प्रभावी प्रशासन व्यवस्था थी। इसके शासन तंत्र में राजा का नियंत्रण एक शक्तिशाली भूमिका निभाती थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत मजबूत, कुशल तथा संगठित व्यवस्था के रूप में देखा जाता था, जिसके मुख्य रूप से केंद्रीय एवं प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था भारतीय प्रशासनिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो ऐसा हम लिखे हैं इसमें कि हर्षवर्धन का जो प्रशासन व्यवस्था था वो बहुत कुशल, प्रभावी, शक्तिशाली शासन व्यवस्था था। इसमें राजा जो है वो मेन हुआ करता था, मतलब मुख्य अधिकारी हुआ करता था। और हर्षवर्धन के शासनकाल का जो व्यवस्था था वो बहुत संगठित था। ठीक है। और ये अभी के भी शासन व्यवस्था में, जैसे भारत के जो प्रशासन क्षेत्र है, प्रशासन व्यवस्था है, उसमें भी ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि पहले जिला, प्रांत, फिर गांव, ग्रामीण, ग्राम, तो ऐसे कर करके बटा हुआ है। तो ये अभी के भी प्रशासन क्षेत्र में इसका जो स्थान है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको अभी भी अडॉप्ट किया गया है, अभी तक ये चलते आ रहा है। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस टाइप के जो आपके सेमेस्टर के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उसका अपडेट हम यहाँ पे आपको रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।